अरिज़ोना स्टूडियो से मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट जस हिंदी के आपके अपने शो एक मुलाकात में आपका अभिनंदन करती हूँ। एक मुलाकात एक ऐसा शो है जिसमें हम दुनिया भर से ऐसे नायाब हीरो को ढूंढ के लाते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं, जिनसे मिलकर आपको भी बहुत अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा लगता है। कहते हैं कि कई रिश्ते ऐसे अनमोल होते हैं, बिना जाने बिना पहचाने, वो कहाँ मैं कहाँ। और इसी तरह आंखों का एक रिश्ता होता है, बड़ा अजीब सा रिश्ता है। दो आंखें हैं, एक साथ बंद होती हैं, एक साथ सोती हैं, एक साथ हंसती हैं, पर बिना एक दूसरे को देखे हुए। चलिए आज हम आपको सैर कराते हैं लंदन के शहर वेल्स में, जहां पर हम आपको मिलवाते हैं एक आई स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर निखिल कौशिक जी से, जो कि लंदन के वेल्स में रहने वाले हैं। तो नमस्कार निखिल जी। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद। आपने दुनिया भर में से मुझे खोज निकाला है, इसके लिए मैं आपको बधाई दूं और अपने आप को भी कि आपके साथ रूबरू होने का समय मिला है। ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और आपने आंखों की बात की, तो चलिए आंखों आंखों में कुछ बात हो जाए। अच्छा है। जी कैसी है आप? मौसम कैसा है फिनिक्स में? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ का। न्यूयॉर्क से अच्छा है। और आपके यहाँ कैसा मौसम है? हमारे यहाँ तो अब सर्दी शुरू हो गई और सर्द मौसम का जो आनंद है जी वो अब लेना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जी आजकल तो कोरोना का जो माहौल है, कोरोना काल में इस मौसम तो घर में बंद करके ही हम सब लोग जी रहे हैं। जी जी। फिर भी कुल मिला के अभी सुहावना है। आज स्पेसिफिकली यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और जीवन बीत रहा है। तो निखिल जी, हम आपसे पूछते हैं आज कि आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? और अच्छा, मेरा जन्म तो हुआ दिल्ली में। जी और अगर जैसे वो पूछते हैं ना कि ओरिजिनली कहाँ से हैं, तो मैं ओरिजिनली तो शायद हरियाणा में एक छोटा सा गांव है बादली, वहाँ मेरे दादाजी वहाँ से आते हैं। जी। तो हम एक तरह से ओरिजिनली तो हरियाणवी हुए, जो दिल्ली में पैदा हुए और फिर आगे जो हुआ वो हुआ। तो दिल्ली और हिंदी वही है, वही के। आपका दिल्ली से लंदन तक का सफर कैसे हुआ, और कैसे एजुकेशन में आप आए, या किस तरह आप लंदन पहुंचे? तो हमने जैसे सब लोग करते हैं, पहले प्राइमरी स्कूल और फिर हायर सेकेंडरी, उसमें अच्छे नंबर आए तो फिर प्री मेडिकल, प्री मेडिकल में अच्छे नंबर आए तो मेडिकल, और मेडिकल में अच्छे नंबर आए तो दुनिया के सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। वहाँ से फिर एमबीबीएस की 1974-75 में। जी और 50 साल हो गए उस बात को, अब 51। और उसके बाद जब एमबीबीएस की तो कुछ नौकरियां की शुरू, और उसके बाद कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन फर्दर स्टडीज और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज, इस तरह से घूमते फिरते हम एक दिन अचानक मैनचेस्टर में आए। जी मैनचेस्टर ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का एक बड़ा शहर है। जी यहाँ एक असेसमेंट की नौकरी मिली शुरू में, इनिशियल, और उसके बाद फिर इम्तहान पास होते गए और देखते देखते न जाने कैसे आई स्पेशलिस्ट बन गए, ऑफ्थेल्मोलॉजी की ट्रेनिंग ली। और फिर यहाँ नॉर्थ वेल्स में एक बहुत खूबसूरत जगह है रैक्सम शहर, वहाँ जी पर मैं 1987 से कंसल्टेंट आई सर्जन के रूप में काम कर रहा हूँ। जी तो बस दिल्ली में बुनियादी पढ़ाई और फिर मैनचेस्टर में स्पेशलाइजेशन, और उसके बाद एक्सम नॉर्थ वेल्स में। नॉर्थ वेल्स, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ यूनाइटेड किंगडम में 4 देश हैं, जी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। जी तो ये जो चारों देश मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो जी उसमें जो वेल्स का उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पर हम स्थापित जी। हैं जी। तो जैसा कि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि इवन पहले तो लंदन को विलायत बोला जाता था। जी कोई जी भी जा रहा है ना, विलायत चल रहा, चलिए। विलायत।
तो जैसा कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि लड़का विलायत चला गया है, कहीं शादी वहां ना कर ले, तो कुछ आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि आपको वापस नहीं करना है कि आपने वहीं के रहने वाले इंसान से, महिला से शादी कर ली? नहीं जी, जब इम्तिहान पास हो गया और नौकरी भी लगभग अच्छी लगने लगी, तो जी। फिर माँ बाप को मिलने और बहन भाइयों को मिलने के लिए जैसे जाते हैं, तो वहाँ कहीं एक पर्दे के पीछे से एक लड़की हमें दिखाई गई और कहा भाई इससे शादी कर लो। तो हमने कहा एक जैसे क्या कहते हैं, फर्माबरदार बेटे की तरह उनसे शादी की। तो हमारी शादी तो दिल्ली में ही हुई और मेरी पत्नी मेरठ से हैं ओरिजिनली, और उन्होंने साइकोलॉजी में अपनी स्टडीज़ की है, लेकिन यहाँ आने के बाद और कामों में एक गृहिणी के रूप में वो रहती हैं, और उनके और हमारे मिला जुला के 3 बच्चे हैं, और उनकी देखरेख में जीवन जो है वो यहाँ व्यतीत हो रहा है। तो शादी के लिए तो भारत ही जाना पड़ा, और ठीक ठाक है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो जी जी हाँ कहिए। जी हाँ जी, मैं सिंह बोल रही हूँ। डॉक्टर निखिल से कुछ क्वेश्चन करना था। जी कहिए। हाय डॉक्टर निखिल, हाउ आर यू? I'm doing good, thank you. Go He's on. listening you. हेलो डॉक्टर निखिल, तो जी। आपने अभी कहा कि कोरोना का सीजन है, आप आई स्पेशलिस्ट है, तो हम जानना चाहते थे कि कोरोना आंखों के जरिए भी इंसान में घुस सकता है? ओके तो कोरोना के बारे में 2 मिनट बात कर लें। आपने ये सवाल उठाया है, तो कोरोना का जो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो तो सांस के थ्रू है ना, आपस में बातचीत करके। लेकिन ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन आंखों की भी है। तो अगर मान लीजिए आपके सामने कोई आदमी बात कर रहा है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आंखों के माध्यम से भी अंदर जा सकते हैं। इसलिए जो सेफ डिस्टेंस है वो इसीलिए भी किया जाता है। मास्क तो लगाएंगे ना आप, लेकिन मास्क आंखों पे तो नहीं लगाएंगे कंप्लीटली। तो आंखों के जरिए भी कोरोना का जो संक्रमण है वो हो सकता है। और इसके साथ साथ ये है कि अगर जैसे कुछ सिम्टम्स भी हैं जो आंखों में शुरू में हो सकते हैं, जैसे कंजंक्टिवाइटिस या लाल आंखें हो जाना, वो भी कोरोना की अलामत हो सकती है। इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि आंखें भी कोरोना में इन्वॉल्व हैं, तो उसका एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है जी। आई एम श्योर मिस सिंह आपको थैंक यू। आपको आपका ये आंसर मिल गया होगा। धन्यवाद कॉल हाँ करने जी, के लिए। थैंक यू डॉक्टर निखिल। थैंक यू। सो डॉक्टर निखिल हम बात कर रहे थे आंखों के ऊपर। तो आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो डॉक्टर है, जिससे आपको प्रेरणा मिली कि आपको डॉक्टर बनना है? इस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे लेंगे, पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम जुड़े हुए वेल से, डॉक्टर निखिल कौशिक से, और बात कर रहे हैं आंखों के ऊपर, जो कि हमारी खूबसूरती का सबसे बड़ा हिस्सा है और जिसे हम देख सकते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक। हम जुड़े हुए हैं वेल्स लंदन से डॉक्टर निखिल कौशिक जी से। ब्रेक से पहले हम आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, आपकी घर में कोई डॉक्टर या कोई ऐसा शख्स जो आपके लिए एक रोल मॉडल है, जिसको देखकर आपने सोचा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? ओके तो मेरे दादाजी एक जनरल प्रैक्टिशनर थे। वो बहुत पुराने वक्तों के जैसे डॉक्टर थे, तो उनकी दिल्ली में प्रैक्टिस थी। तो एक तरह से डॉक्टरी वातावरण तो हमारा था ही, लेकिन मेरा विशेष कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं, और ना ही कहीं से कोई प्रेशर था कि ऐसा डॉक्टर ज़रूर बनना है। लेकिन फिर भी उस समय में अच्छे नंबर आते गए, तो फिर बायोलॉजी ली और फिर मेडिसिन में एडमिशन हुआ। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद ये एहसास हुआ कि ये तो बड़ा नेक काम है, और इसमें मतलब रेस्पेक्ट भी है, स्टेबिलिटी भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो सेटिस्फैक्शन बहुत है कि मरीज जब ठीक हो जाता है तो वो जो अपने आप में रिवॉर्ड है वो बहुत है। और विशेषकर जब से मैं जैसे आई स्पेशलिस्ट के रूप में जो सबसे बड़ी क्या कहना चाहिए आपको इनाम मिलता है, वो किसी मरीज की मुस्कुराहट है। जब आप उनकी बीनाई सुधार देते हैं
तो उनका जो ग्रेटिट्यूड है दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। तो उस लिहाज से मैं खुश हूँ कि मैंने डॉक्टरी की, और हालांकि मेरे शौक और भी हैं, और मैं किसी भी व्यक्ति से ये कहता हूँ कि अगर वो पढ़ सकते हैं और डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं तो वो ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अब जैसे आजकल हम कोरोना के काल में देख रहे हैं कि सारी चीज़ें इधर उधर छुपा दी हैं हमने, और एक दूसरे का ध्यान रखना, बीमारी को कंट्रोल करना, जो तकलीफ है उसको सुलझाना, ये सबसे रिवॉर्डिंग काम है। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा है कि मैं डॉक्टर बन गया, और जो कुछ थोड़ा बहुत हम कर पाए वो प्रभु की कृपा से, उसके लिए धन्यवाद। अभी आपने कहा कि आपके और भी बहुत शौक हैं, तो इसके बारे में तो हम ये कहें, ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकत सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं। मुश्किलें मजा देती हैं, सही बात है। और ये आप पर इसलिए लागू होता है कि हमने आपके प्रोफाइल में पढ़ा कि आप कविता से बड़े जुड़े हुए हैं, और ये एज ए प्रोफेशन, एज ए डॉक्टर और एज ए राइटर और कवि, ये तालमेल कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे आप, हमें भी? ओके, तो कविता लिखने का शौक कब पैदा हुआ, कब से पहली कविता लिखी पता नहीं ठीक से, लेकिन ये एक स्वाभाविक रूप से अपनी मन की बात को कहने के लिए काव्य का सहारा सब लेते हैं, और वहीं कहीं ना कहीं मैंने भी लिया है। तो शुरू में ऐसे कुछ छोटी मोटी कविताएं की, तो वो लोगों को अच्छी लगी, और फिर छोटे से जुमले या चुटकुले या बात कहने का तरीका वो फिर काव्य से आ गया। तो उसके बाद फिर पढ़ने लिखने का शौक रहा, विशेषकर कविताएं। तो उस प्रकार से अपने मन की बात को कहने के लिए कविताओं का सहारा लेना शुरू किया, और अब समय पर कोई इश्यू सामने आता है तो उसको एनालाइज करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए कभी कभी कविता मन से निकल आती है। तो ये एक शौक है, पढ़ने का भी लिखने का भी, लेकिन कुछ एक्टिवली बैठ के लिखना ऐसा नहीं है, जो मतलब आसपास हो रहा है दुनिया में उसी को देख के कविता लिख देते हैं। आप को याद है आपकी सबसे पहली कविता? आप नजर करेंगे? एक्चुअली सच्ची बात है, मेरी एक कजन सिस्टर है, मेरे चाचा जी की लड़की, जो अटलांटा में रहती हैं, आपके यूएसए में। जी। और उनसे कभी मुझे ऐसा ख्याल है, मुझे ऐसा याद है कि शायद मैं तब प्री मेडिकल में था या एमबीबीएस के फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो वो हमारी चर्चा हो रही थी कि सुख क्या है और दुख क्या है। जी। तो मैंने उस वक्त उसको ये कहा कि ये तो अक्षर हैं, और ना कोई आदमी कंप्लीटली सुखी है ना कोई कंप्लीटली दुखी है। तो तब शायद ये कविता हुई थी, जो मुझे हल्की हल्की याद भी शायद होनी चाहिए, अगर मैं कोशिश करता हूँ उसको सुनाने की। कि ये सवाल तुमने पूछा कि क्या मैं सुखी हूँ, क्या मैं सुखी हूँ? नहीं नहीं, दुखी हूँ मैं। नहीं नहीं, सुखी हूँ मैं। कभी सुखी हूँ कभी दुखी हूँ, किंतु पूरी तरह से नहीं सुखी हूँ। कौन सुखी है कौन दुखी है कैसे मैं तय कर पाऊंगा, जब तक मैं खुद सुखी नहीं हो जाऊंगा। सुख मिला था मुझको एक बार, वो खुद कहता था मुझसे चीख चीख कर, अरे भाई मैं दुखी बहुत हूँ, मैं ही शायद दुखी बहुत हूँ। तो जब आप बहुत सुखी हो जाते हैं तभी भी दुख का एक आवरण आपको ओढ़ के रखना पड़ता है। तो शायद ये पहली कविता जो मुझे याद है, उसके बाद तो ऐसे सिलसिला चलता है। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा लिखा आपने। यस, सुख दुख जो है जिंदगी के साथ जुड़े रहते हैं। कोई और ऐसी कविता जो आपके दिल के बहुत करीब है? तो फिर क्या हुआ, मुझे ये लगा कि साहित्य का कुछ मतलब होना चाहिए, मतलब सिर्फ लिखने के लिए लिखना वो ठीक नहीं है। तो जो हमारे दिल की बात है, जो हम कहना चाहते हैं, वो अगर कविता के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचे तो कितना अच्छा हो। तो इस प्रकार से जो एक तरह से देखा जाए व्यवसायिक कविता, जो मेरा प्रोफेशन है डॉक्टरी का,
नॉट जस्ट ऑफ्थल्मोलॉजी पर ओवरऑल आपकी सेहत ठीक रहनी चाहिए। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको, जिसपे कम से कम मेरा ये धर्म पूरा हो जाएगा कि मुझे जब अवसर मिला तो मैंने अपनी प्रोफेशनल रिक्वेस्ट लोगों तक पहुंचाई। और इस कविता की एक छोटी सी बात ये भी है कि ये एक इसको फिल्म में भी लिया गया। सईद जाफरी ने इस कविता को उस फिल्म में किया था, उसके बाद में करेंगे, लेकिन पहले कविता सुनिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए जी। और क्योंकि जैसे आजकल हम विशेषकर देख रहे हैं कि हम सब कहते हैं कि मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, प्रेमिका के बिना रह नहीं सकता, लेकिन दरअसल आदमी करता है केवल अपनी जिंदगी से प्यार। तो इस कविता का शीर्षक है जिंदगी से। इंसान करता है केवल अपनी जिंदगी से प्यार, अफसोस मगर जब पड़ता है वो बीमार, अपने जीवन पर वरना करता है वो नित नए प्रहार, और समझता है कि है बहुत होशियार। अपने जीवन पर करता है नित नए प्रहार और समझता है कि है बहुत होशियार। मसलन नाजुक से फेफड़ों में भर लेता है धुआं, नाजुक से फेफड़ों में भर लेता है धुआं, धुएं के बनाता है छल्ले, और समझता है कि हो रही है उसकी बल्ले बल्ले। क्या बात है। फिर वो खांसता है, खांसी के संग खून आता है, एक्सरे में उसके कैंसर नजर आता है, तब देखिए वो कैसे छटपटाता है, क्योंकि अब उसे जिंदगी से प्यार हो जाता है। बहुत खूब। खाता है मीट बर्फी और अंडे, खाता है मीट बर्फी और अंडे, हरदम देखे टीवी मंडे हो या हो संडे। वजन उसका बेतहाशा बढ़ जाता है, 4 कदम में उसका सांस फूल जाता है, तब वो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाता है जी। बाईपास होगा जब उसे कोई समझाता है, तब देखिए वो कैसे सहम जाता है, क्योंकि अब उसे जिंदगी से प्यार हो जाता है। देसी हो या हो अंग्रेजी, खुद भी पीता है और यारों को भी बहुत पिलाता है, क्योंकि इसमें उसको बड़ा मजा आता है। अचानक उसका रंग कुछ पीला सा पड़ जाता है, सिरहोसिस के आसार हैं। जब ये उसको समझ में आता है, तब देखिए वो कैसे घबरा जाता है, क्योंकि अब उसे जिंदगी से प्यार हो जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। इस इश्क प्यार में पड़ के वो क्या क्या कारनामे कर दिखाता है, बिजली लगवाता है, बाईपास करवाता है, यहाँ तक कि अपना लीवर भी बदलवाता है। और इसके लिए पुरखों की गहने, बंगला, गाड़ी, जेवर सब कुछ गिरवी रखाता है, मरा मरा जीता है, सुबह शाम दोपहर न जाने कितनी गोलियां वो खाता है। अब वो मेरे जैसे डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाता है। बहुत अब वो मेरे जैसे डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाता है। जब तक नहीं था बीमार, बड़ी बड़ी बातें करता था, जरा जरा सी बात पे जान पे खेल जाता था। जान है तो जहान है, ये उसे बीमार होने पर ही समझ में आता है। अफसोस कि बीमार इंसान ही जिंदगी से सच्चा प्यार कर पाता है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। आपने एक फलसफा जिंदगी का बिल्कुल सामने ला के रख दिया, और उनके लिए भी जो सिगरेट पीते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निखिल कौशिक जी से, लंदन से जुड़े हुए हैं, और इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर निखिल कौशिक जी से। तो निखिल जी, जैसा कि आप कविता बहुत अच्छी करते हैं और एज ए प्रोफेशन, तो कभी ऐसा कोई हादसा, अच्छा हादसा हुआ आपके साथ, आपका पेशेंट सर्जरी के टेबल पर है और आप उनको कविता सुना रहे हैं? ये तो मतलब जीवन ही एक कविता है। तो जो वो कहीं ना कहीं अपनी है आपके बात करने में या तरीके में निकलती है।
तो वो तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जिस वक्त आप काम कर रहे हैं उस वक्त तो काम ही कर रहे हैं, उस पे कविता बीच में नहीं आती, लेकिन कविता के भाव तो आते हैं। जी जी जी, इंटरेक्शन से ही तो कविता है, और वो अगर थिएटर में है तो थिएटर में ही सही। जी जी जी, जी अच्छा समझा आपने। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा पेशेंट जो कि बार बार आता है आपकी कविता सुनने के लिए, चाहे उसके पास कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, ले डॉक्टर साहब हम आपको सुनने के लिए सुने हैं। आपको उसके बाद बताऊं, अचानक आपने याद दिलाया, हमारे यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ हमारी जुबान बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, जी relative। जी जैसे लंदन या मैनचेस्टर बड़े शहरों में अगर आप जाएं तो वहाँ तो हिंदी उर्दू बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जी यहाँ कम हैं। तो एक डॉक्टर अली थे, वो रिटायर्ड हो गए थे जब मैं यहाँ आया था, तो जी उन्होंने मुझे ये मान दिया कि मैं उनका ऑपरेशन करूं, तो वो बहुत खुश हुए। और उसके बाद जब भी वो क्लिनिक में आते थे तो वो, उनकी वाइफ भी अंग्रेज थी, और उनके मन में वो जो जुबान को इस्तेमाल करने का भाव था वो बहुत था। तो वो हमेशा बैठ के, आने के पहले, इससे पहले कि मैं उनकी आंख देखूं और इससे पहले कि वो जाएं, वो कोई ना कोई शेर जरूर सुनाते थे, और बहुत अच्छा गाते भी थे। तो के.एल. सहगल उनके पसंदीदा गायक थे, जी वो क्या बात हैदराबाद से ओरिजिन थे, तो उनके वो गीत सुनाते थे, डॉक्टर साहब, और बहुत खूबसूरत अंदाज था। तो ऐसे क्लिनिक में जो बीच बीच में मरीज आते हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है, वो भी अपने आप में एक बहुत रोमांचक बात है। और वो जी बहुत अच्छा गाना गाते थे, ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। और डॉक्टर साहब एक और शेर सुने, ऐसे जी करके गाते थे। इरशाद तो वो बहुत सिलसिला अच्छा रहता है। बहुत ही बहुत मस्त है आपका ये सिलसिला जो आपने कायम किया हुआ है एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशन। एक बात बताइए, आपके जैसे अभी आपने बोला ब्रिटिश ब्रिटिश में हिंदी भाषी कितने लोग हैं, और कैसे लोग क्या अपने बच्चों को बोलते हैं कि हिंदी बोलनी चाहिए? देखिए, जो यहाँ पर दो तीन तरह के साहित्यकार हैं या हिंदी में जी लिखने वाले लोग हैं। एक तो वो हैं जो मेरी तरह के हैं, हमारी जी परवरिश हिंदी में हुई और फिर हम यहाँ पे आ गए, तो हमारे साथ हमारी जुबान, हमारा कल्चर आया, जी और उसकी फिर इंटरेक्शन बाकी वापस इंडिया से या अमेरिका के लोगों से भी बहुत है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे हम एक छोटे से हिंदुस्तान में ही जीते हैं। तो हालांकि हैं हम नॉर्थ वेल्स में या मैनचेस्टर में, लेकिन हमारा जो इंटरेक्शन है वो 20-25 फैमिलीज जो हैं, वो अपना एक हिंदुस्तान बना के, उसमें त्यौहार भी हैं, जैसे अभी दिवाली मनाई हमने। तो इस तरह से एक तो वो लोग हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, जो जी जिनकी, तो उनमें तो हिंदी का इतना रुझान नहीं है। हालांकि हैविंग सेड दैट, उनको जो हिंदी फिल्मी गीत हैं और जो कल्चर है, वो हिंदुस्तानी डांस डांडिया का, वो तो उनमें बहुत दिखता है, और मतलब इतना अट्रैक्टिव हो जाता है वो, कि हमारी जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मतलब अब तीसरी जनरेशन समझ लीजिए, जी भी बॉलीवुड के आस पास घूमती हैं। तो जैसे मेरी देवती है, वो अब कोई 4 साल की हो जाएगी, तो उसको भी ये जो बोली चूड़ियाँ या चने के खेत में, इन गीतों पर बात करना और ध्यान रहता है। तो हमारी, कम से कम नॉर्थ वेल्स की अगर हम बात करें, तो हमारी एक संस्था है यहाँ पर, यहाँ जी ज़्यादा तो है नहीं, टोटल नॉर्थ वेल्स में अगर देखें तो शायद कोई 2000 के करीब फैमिलीज हैं। जी बहुत बड़ी आबादी में एक बहुत छोटा सा प्रेजेंस है, लेकिन उनकी प्रेजेंस रिच है बहुत, क्योंकि एक जी तो हमारी जो पोशाक है वो बड़ी रंग बिरंगी है, जी और इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है, दे आर नोटिसेबल। तो जी उस लिहाज से जो बच्चे हैं, उन्हें इंटरेस्ट बहुत है। हालांकि जी भाषा को बोल नहीं पाते हैं। हमारी, आप जो देखते हैं कि जो ब्रिटेन में जो रचा जा रहा साहित्य है, वो तो वही पुराना वाला साहित्य है जो दिल्ली में लिखा जा रहा है या मुंबई में लिखा जा रहा है, जी लेकिन उसमें इश्यूज हैं, उनको उठाकर यहाँ ब्रिटेन में कुछ साहित्यकार हैं जो बहुत
पहचाने जाते हैं, जैसे तेजेंद्र शर्मा हैं या दिव्या माथुर हैं या उषा राजे सक्सेना हैं। ये इस प्रकार के साहित्यकार हैं जिन्होंने बहुत काम किया है और वो ब्रिटेन की जिंदगी को कैप्चर करके हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये अपने आप अच्छा काम है और भारत के लोगों के साथ इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो एक प्रकार से हिंदी साहित्य के प्रति यहाँ बहुत जागरूकता है, बड़े शहर जैसे लंदन विशेषकर में और उधर नॉटिंगम, लेस्टर, इस तरह के शहरों में, और उनमें फिर हमारे जैसे लोगों की भी शिरकत हो जाती है। तो हम भी आजकल तो जूम या स्काइप के माध्यम से बहुत गतिविधियां हो रही हैं और तो ये हिंदी के प्रति प्रेम तो है बहुत यहाँ पर आपके ब्रिटेन में। क्या नहीं आपको लगता है डॉक्टर साहब की जो आपकी मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो आपके घर से शुरू होती है? अगर माँ बाप हिंदी में बात करें तो बच्चे अपने आप हिंदी में बात शुरू कर देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि हम बच्चे जो हैं, अब उनसे हमेशा तो हिंदी में बात करना संभव नहीं होता, लेकिन उनके बैक ड्रॉप में हिंदी कहीं ना कहीं है। तो जैसे हमारे जो बच्चे हैं, अगर आप उनसे हिंदी में कुछ पूछते हैं तो वो आपकी बात समझते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, लेकिन जवाब उनका अंग्रेजी में आता है। ये हमने देखा है। और जो जैसे बड़े शहर हैं, जैसे मैनचेस्टर में हैं, तो वहाँ जो बच्चे हैं आपस में उनकी दोस्ती है, तो वो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं कि कभी कभी और लोग हों जिनके सामने वो सब कुछ कहना नहीं चाहते हों, तो गुजराती में एक दूसरे से कुछ कह दिया या हिंदी में कुछ कहा कि नहीं नहीं इसको नहीं समझ आएगा, तू इधर आ जा, इस प्रकार की बातें करके। तो यस, हिंदी इज, पर आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि मदर टंग धीरे धीरे शायद अब वो अंग्रेजी ही मदर टंग हो जाएगी। तो ऐसा है तो ऐसा ही सही जी। और आपकी कोई रचना जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो, जो आपके जहन की, आपके दिल के बहुत करीब है? तो देखिए, एक तो आपने कहा कि यहाँ इंग्लैंड आप कैसे आए, है ना, तो एक तो जो माइग्रेशन हो गई ना एक तरह से, कि हमने पढ़ाई की हिंदुस्तान में और फिर हमारा जो मतलब कर्म क्षेत्र हुआ वो इंग्लैंड हो गया, या हमारे सारे दोस्त हैं जो अमेरिका चले गए या ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई मजबूरी भी होती है इंसान की। जी। और क्योंकि अधिकांश लोगों से आप मेरे जैसे आप जैसे लोगों से पूछें तो वो कभी ये तय करके नहीं आए थे कि वो इंग्लैंड या अमेरिका जाके बस जाएंगे। सोचा तो यही था कि 2-3 साल में लौट आएंगे, अपने थोड़े से पैसे कमाएंगे और लौट आएंगे। तो ये इस पर एक छोटी सी कविता कही थी कि गांव छोड़कर जब हम शहर आए, गांव छोड़कर जब हम शहर आए तो शहर एक जंगल था, तो शहर एक जंगल था। तरह तरह के लोग पेड़ों की तरह फैले थे हर तरफ। सभ्यता घास जैसी उगी थी उबड़ खाबड़ जमीन पर। सांप और नेवले का खुला सा संबंध हमने पहली बार देखा था। इस व्यवस्था ने मंत्र मुग्ध कर दिया हमको। हमने अपना जीवन दूब जो घास होती है, हमने अपना जीवन दूब सा जमीन पर बिछाया। पल दो पल आराम किया, जब आंख खुली तो देखा कि दूब घास में समा गई और हम पेड़ बन गए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब से और बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रखें। लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए हैं लंदन से डॉक्टर कौशिक जी के साथ। इकरार में शब्दों की अहमियत नहीं होती, इकरार में शब्दों की अहमियत नहीं होती। दिल के जज्बात की आवाज नहीं होती। आंखें बयां कर देती हैं दिल की दास्तां, आंखें बयां कर देती हैं दिल की दास्तां। मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती।
आंखों की डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इनके साहित्य के ऊपर, और एक और खूबी है इनमें, आप हमसे आज हम आपसे शेयर करते हैं। आपने पिक्चर्स भी बनाई हैं डॉक्टर साहब, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये आपका यही शौक आपके जहन में कैसे आया? तो सही बात में बताऊं तो ये बात हुई कि हमारे जब कविताएं लिखते हैं या रेडियो टेलीविजन में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो दिल्ली में थोड़ा बहुत टेलीविजन भी किया और रेडियो के साथ भी संपर्क समझ रहा, अगर अनाउंसमेंट वगैरह की ऑल इंडिया रेडियो में। तो उस दौरान में मुलाकात हुई। फिर यहाँ इंग्लैंड आए तो कुछ दोस्त मिले जो फिल्म बफ कहते हैं जिनको, तो उसमें हमारे एक मित्र बने भारतेंदु विमल। वो बीबीसी के बहुत बड़े प्रसारक थे, तो उन्होंने हमें कुछ फिल्मी हस्तियों से मिलवाया। तो उसमें जैसे राजेश भट्ट हैं, एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ उठना बैठना हुआ। तो बातों बातों में ये बात आई कि फिल्म बनाना इतना मुश्किल नहीं है काम, फिल्म को चलाना बहुत मुश्किल है। तो हमने कहा कि फिल्म बनाकर देखते हैं। मोहब्बत में क्या है ना कि ये अफसाना जो होगा होगा, चलो मोहब्बत में आजमा के हम भी देखते हैं कि क्या होगा। तो उसमें मुझे लगा कि ये जो कहानी है जो हम जीते हैं कि हम भारत से इंग्लैंड आते हैं या इंग्लैंड से अमेरिका चले जाते हैं, और क्यों जाते हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ क्या क्या बुराइयां हैं, ये कहने के लिए फिल्म का एक बड़ा अच्छा माध्यम होगा। तो फिर मैं बम्बई गया विमल जी के साथ, और वहाँ राजेश ने मुझे कुछ लोगों से मिलवाया। तो मुझे ये बात समझ आई कि फिल्म में पैसा बहुत लगेगा। तो मैंने कहा कि डिजिटली फिल्म बनाऊंगा, और ऐसी फिल्म इतने पैसे कि अगर इफ आई लूज दैट मनी इट विल नॉट मैटर सो मच। तो ऐसा करके मैंने एक फिल्म बनाई, भविष्य द फ्यूचर, और उसमें इन लोगों ने जो अपनी मदद की उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। लेकिन वो कहानी ऐसी थी कि एक लड़की है जो 3-4 महीने के लिए इंग्लैंड आती है, और फिर यहाँ का जो जीवन है ये उसके सामने खुलता है, और यहाँ की जो सेटल कम्युनिटी है उनकी क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या उन्हें लाभ हुआ, क्या उन्हें हानि हुई, वो उसके सामने नज़र आती है। तो उसके माध्यम से मैंने ये कोशिश की कि जो प्रोफेशनल्स हैं जो बाहर जाने की चेष्टा करते हैं, उनको ये इसकी सच्चाई एक बताई जाए कि जीवन है क्या, और टू गिव देम द इन्फॉर्म्ड चॉइस कि यहाँ रहें या नहीं रहें। तो मैं एज ए प्रवासी भारतीय मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता कि नहीं नहीं यहाँ मत आना, लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये भी नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आ जाओ। तो द चॉइस हैज़ टू बी देयर्स। पर उनको जो जीवन की एक सच्ची झलक हम अपनी फिल्म के माध्यम से दिखा पाए, वो बहुत अच्छी बात रही। और उसको, मेरी इस फिल्म को जो मेडिकल प्रेस है उसने बहुत लाइक किया, और फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में दिखाई उसको, और लोगों को ये पता लगा कि इंग्लैंड आना, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बड़ी अच्छी बात लगी। तो दैट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। और अभी देखिए आगे कुछ हुआ तो और बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ फीचर फिल्म ही नहीं, और भी फिल्में बनाई, छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे साहित्यकारों पर फिल्म बनाई। इंग्लैंड के साहित्यकार हैं तेजेंद्र शर्मा, दिव्या माथुर और कैलाश कुमार, जो बीबीसी के बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे, उनके व्यक्तित्व पर एक फिल्में बनाई। और फिर जैसे कोई मेजर इशू होता है, जैसे वॉर खत्म हुई जब अफगानिस्तान में, मैंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जब वो खत्म की, तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो काफ़ी अप्रिसिएट हुई, और जो वॉर के इश्यूज हैं उनको महाभारत से लिंक करके उस डॉक्यूमेंट्री को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और अभी भी छोटी मोटी फिल्में बनाते रहते हैं, तो वो भी एक शौक है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसका तो ये कहना का मतलब तो ये हुआ कि आपके पास एज ए प्रोफेशन, आप डॉक्टर हैं और आपने साहित्य में कविता के लिए और मूवीज के लिए अपने शौक पाल रखे हैं। कभी भी वन लाइफ टू लिव, और अपने पूरे शौक पूरे भी करने चाहिए। तो ये जो आपकी मूवी भविष्य बनी थी, ये कितनी सक्सेसफुल रही आपके हिसाब से?
ओके, उसकी जो सक्सेस है, अब सक्सेस को तो आप कई तरह से मेजर कर सकते हैं ना। जी एक कमर्शियल सक्सेस हुई कि आपने 1 करोड़ रुपया लगाया और 2 करोड़ वापस आए। एक ये हुआ कि आप जो बात कहना चाहते थे वो लोगों तक पहुंची। जी और फिर ये हुआ कि आपकी जो साहित्यिक अभिव्यक्ति है कि जी आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको कितना आपने अप्रिशिएट किया। तो जी उस लिहाज से आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। और जो हमारे कलाकार थे उनको भी ये अच्छा अनुभव रहा फिल्म बनाने का। तो एक तो सबसे बड़ी बात हुई, जैसे वही मैंने कहा ना शुरू में, कि हमारी जो सेटिस्फैक्शन है जी वो इस बात में नहीं है कि मरीज ने हमें $1,000 दिए। वो इस जी बात में है कि उसने किस किस खूबसूरती से आपको एक छोटा सा फूल दिया, या एक जी कार्ड दिया, या एक नमस्ते की। जी तो उस से फिल्म के माध्यम से भी, अब जैसे फिल्म जगत में कुछ लोग हैं जी जो अभी भी अप्रिशिएट करते हैं और हमें याद करते हैं उस संबंध को लेके। जी संगीत बड़ा अच्छा था, तो संगीत कैसे बनता है ये सीखा। जी फिर जो मेडिकल प्रेस है उसमें बहुत अच्छे रिव्यूज आए। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जैसी मैगजीन्स ने उस फिल्म के ऊपर आर्टिकल लिखा। उससे काफ़ी डिबेट हुई कि हम यहाँ आएं या ना आएं। फिर एक प्रवासी संस्था है, जी उन्होंने मुझे अवार्ड दिया दिल्ली में अक्षरम के माध्यम से। तो इस प्रकार से वो फिल्म बहुत मेरे लिए बहुत कामयाब रही। फिर मेरा संबंध हुआ कुंवर बेचैन जैसे कवि से। जी किशन सरोज की रचनाएं उसमें थी, माया गोविंद का उसमें गीत था, शान ने गाने गाए, तो इन सब लोगों से मुलाकात हुई। और तो दैट वाज वेरी एनरिचिंग। और पैसे के लिए तो फिल्म, इट वाज नॉट ए कमर्शियल वेंचर। तो जी वी नियरली ब्रोक इवन, और थोड़ा बहुत गया तो गया। इट वाज लाइक हैविंग ए क्रूजिंग हॉलिडे। सबसे ज्यादा महत्व रखता है आपके दिल का सुकून। अगर आपका दिल खुश है उसको बना के, आपका जो मुद्दा आप लोगों के सामने रखना चाहते थे कि जो लोग प्रवासी भारतीय आते हैं और वो सोचते हैं डॉलर लगे हैं तोड़ेंगे और बस फटाफट मिलियनर बन जाएंगे, उस चीज को लेके, जो उस इश्यू को लेके आपने ये मूवी, मेरे हिसाब से अगर आपने ये इसी मुद्दे को लेके बनाई है तो ये बहुत सक्सेसफुल है, आम लोगों तक पहुंची और आम लोगों ने अप्रिशिएट किया। इससे बड़ी बात क्या है? फ्यूचर में, भविष्य में आपका कोई और है कमिटमेंट कि अब आगे भी आप कुछ करना चाहेंगे? तो अब ये अभी जैसे उम्र भी होती है तो फिर कभी रिटायर भी होना पड़ेगा। उसके बाद जी साहित्य की बहुत सारी लंबी लिस्ट है, किताबें हैं, और इश्यूज हैं, और फिल्म बनाने का मन भी है। लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें, जी फिल्म का जो सीन है वो सारा बदल गया है। जी जो पर्टिकुलरली मैं आई एम कीन कि आई शुड हेल्प सम यंग फिल्म मेकर्स जो फिल्म बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत फाइनेंस भी उनको कर दें। तो लेकिन उसमें बहुत दिक्कत है। जी मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्री, अगर आप बॉलीवुड की बात करें या हॉलीवुड की भी बात करें, तो जी कमर्शियली फिल्म्स हैव टेकन ए बिग हिट। तो जी वो जो लोग फिल्मों में व्यावसायिक तौर पे उलझे हुए हैं, उनको फाइनेंस की बहुत दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फाइनेंस करने का मन है, लेकिन उसकी आउटपुट होनी चाहिए जो प्रॉपर हो। तो फिल्म के कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ कहानियाँ भी हैं। और देखिए, अब ज़माना ऐसा हो गया है कि आप फिल्म बनाएं और उसे सीधी सीधी यूट्यूब पे डाल दें, तो उसकी जो कमर्शियल रिटर्न है वो तो नहीं होगी। तो उस बात को बैलेंस करते हुए अगर संभव हुआ तो ज़रूर जी बनाएंगे। लेकिन मेरे मेरे जहन में एक बात, कि मैंने लास्ट टाइम सुरजीत पेंदर जी से भी ये बात की थी, वो भी उन्होंने मूवी बनाई थी, कौन है जो सपनों में आया, जी जी। कान फेस्टिवल में गई थी। तो आजकल मेरे को लगता है कि वेब सीरीज का चलन ज्यादा हो गया है और वो काफी कामयाब भी हैं, छोटे बजट में भी होती हैं और कामयाब भी होती हैं। अ, ये तो हो गई आपकी मूवी की बात। आपने अपनी मूवी के लिए गाने खुद लिखे थे या? सारे गाने खुद नहीं लिखे थे। एक तो 2 गीत तो थे कुंवर बेचैन के, जी पुतरी बाबुल की अंगना जइयो। वो एक लड़की का मर्म है जी जो परदेश चली जाती है और माँ बाप से नहीं मिल पाती है, राखी नहीं भेज पाती है। कुछ और थोड़ा सुनाएंगे? तो ये ऋचा शर्मा की आवाज में ये गीत आया, बड़ा अच्छा उन्होंने गाया।
लेकिन मैं आपको कुंवर जी के जिस अंदाज से वो सुनाते हैं वो सुनाते हैं। बड़ी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो के हम हैं तोरी बिटिया की अखियां, कहियो के हम हैं तोरी बिटिया की अखियां। अब देखिए एक एक संज्ञा सुनाता हूँ इसका। अब के बरस राखी भेज न पाई, अब के बरस राखी भेज न पाई, सूनी रहेगी मोरे वीर की कलाई, सूनी रहेगी मोरे वीर की कलाई। पुरबा भैया के अंगना जइयो छू छू कलाई कहियो, हम हैं तोरी बहिना की रखियां, कि हम हैं तोरी बहिना की रखियां। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो। तो ये एक गीत था, उसमें बहुत 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 सुंदर गीत है ये। जी एक बहन की व्यथा है अपने भाई के लिए, और बोले कि बहन जितनी दूर रहे फिर भी अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए दुआएं करती रहती है। और ये आया। और फिर उसमें माया गोविंद ने गाया होली का गीत कि ऐसी होली खेली सखी इस साल कि मैं तो लालो लाल हो गई। तो यहाँ पर अब वो रंग वाली तो खेल नहीं सकते ना, तो वो एक पति पत्नी है, वो अपने घर में ही होली खेल रहे हैं बिना किसी रंग के। तो वो एक दर्शाती हुई सारी बातों को। फिर धर गए मेहंदी रचे दो हाथ, किशन सरोज के गीत थे। और दो हल्के फुल्के गाने मैंने भी लिखे कि कैसे लगते हो तुम मुझको कैसे तुम्हें बताऊं, मुझको तो ये डर लगता है किसी और को भी तुम ऐसे ही ना लगने लगो। तो संगीत बहुत अच्छा उस फिल्म का आया जी। बहुत देसाई ने संगीतबद्ध किया। और जैसा मैंने कहा शान, साधना सरगम, ऋचा शर्मा, तो इनसे भेंट होना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था। दैट वाज वेरी नाइस। जी जी। जैसा कि देखा आपने, हम जुड़े हुए हैं निखिल कौशिक जी से लंदन से, और सब बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला, समय किधर चला गया। और आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपकी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंची, उनको भी बहुत अच्छी लगी। और ये जो भविष्य जो मूवी है ये हम ज़रूर देखेंगे, इसके गाने बहुत अच्छे हैं। और फिर आपसे मुलाकात होगी ज़रूर। और आपके समय के लिए हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल। शब खैर, नमस्कार।